एक जो और आज के टाइम में वो है सोशल मीडिया, हम्म उसका इन्फ्लुएंस। तो बहुत से हम यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर उतर रहे हैं और चार उनके सिक्योरिटी के लोग आ रहे हैं, या एक एसपी चल रहे हैं पुलिस के और लोग एक जिस तरह से उनको सैल्यूट कर रहे हैं। जी। ये इस तरह लोग एस्पायर होते हैं, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि वो सही शायद तरीका नहीं है एक चीज़ के लिए एस्पायर करने का। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर करियर का चुनाव करना और फिर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा कि उसमें खो जाना। तो आज के छात्रों के पास जो ये चैलेंज है, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? अगर आप केवल उससे जा रहे हैं, आपका मोटिवेशन ये है कि मेरे को तो ऐसे 4 सिक्योरिटी वाले होने चाहिए और मैं उतरूं तो लोग सलाम करने चाहिए, आप वो भूल जाइए। ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। थोड़ा अगर आप ब्रीफ में ये बताएं, ये 3 दशकों की जर्नी कैसी रही आपकी एक आईएएस के तौर पर? मेरे को तो लगता है अभी भी सपना ही देख रहे हैं। कैसे ये बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं थे, इन बच्चों के पास जिनका बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल था, जिनके पास कोई बहुत पैसा नहीं था, कोई कोचिंग के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, तो कैसे ये बच्चे उन सभी बाधाओं को पार के यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जो वर्ल्ड में सबसे मुश्किल माना जाता है, उस एग्जाम को उन्होंने पार किया, आईएएस ऑफिसर बने। वसीम की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, आपके यहीं न्यू राजेंद्र नगर में रहता था वसीम, और वहाँ इतने सारे एस्पिरेंट रहते हैं ना, तो जिस दिन प्रीलिम्स एग्जाम था उस दिन वो ट्रांसपोर्ट बुक करना भूल गया रात में। उसको आइडिया भी नहीं था कि ट्रांसपोर्ट पहले बुक करना चाहिए। और जब सुबह तैयार होकर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकला तो ना उबर मिला, ना ओला मिला, ना टैक्सी मिली, ना उसको ऑटो मिला, कुछ भी नहीं मिला। बहुत तंग हुआ। भरत सिंह जो है एक सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ, एक आईएएस ऑफिसर का जो बेंगलोर के साथ सर्वेंट क्वार्टर लगे रहते हैं, इसलिए टाइटल भी इस चैप्टर का वही है जी, लीप फ्रॉम सर्वेंट क्वार्टर टू बंगलो, क्योंकि वो बच्चा सर्वेंट क्वार्टर में हुआ, लेकिन उसने इतनी बड़ी छलांग लगा दी कि आज बंगले में रहता है। बिल्कुल। तो उसकी मदर, और इनफैक्ट मैं शेयर करना चाहूंगा कि वो हमारे ही घर में कई साल रहते थे। ओके। तो जैसे बोलते हैं महाभारत में कि अर्जुन को चिड़िया का आँख ही दिख रही थी, पूरी चिड़िया भी नहीं दिख रही थी, चिड़िया का सिर भी नहीं दिख रहा था। तो 2-3 साल उसी तरह एकाग्रता से, उसी तरह उसमें डूब के अपने सपने में, उसी तरह आपको तैयारी करनी चाहिए और आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सबका किताबी बातों में। अभिषेक हूँ। दोस्तों, आज किताबी बातों में बात करेंगे यूपीएससी के एग्जाम की। जी, भारत का सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे कठिन एग्जाम। हर साल लाखों की तादाद में छात्र छात्राएं इस एग्ज़ाम में एक आईएएस अधिकारी बनने के सपने से एक एग्ज़ाम को लिखते हैं, लेकिन हम देखते हैं बहुत हैंडफुल इस कठिन एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ऑप्शन सब्जेक्ट लेना चाहिए, मेंस की कैसे तैयारी करनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी तमाम बातें हैं जो छात्रों के मन में रहती हैं। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे गेस्ट हैं सज्जन यादव जी, जो कि खुद एक आईएएस अधिकारी हैं और इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत हैं। सज्जन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किताब। थैंक यू। तो उसमें बताना चाहूँगा, सज्जन जी ने छात्रों के लिए एक किताब लिखी है, सेलिंग माउंट यूपीएससी, जो हिंदी, अंग्रेजी और कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। सज्जन जी ने बहुत से छात्रों की सक्सेस जर्नी बताई है और कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करा जाए वो इस बुक के हवाले से बताया है। सज्जन जी, बुक के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल था। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी बुक के साथ, आपने आईएएस जैसा एग्जाम क्लियर करा लगभग 3 दशकों पहले 95 बैच में। आपने आईएएस बनने के बाद आपने एमबीए करा, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी करा, डॉक्टरेट लिया पब्लिक हेल्थ में जी। उसके साथ साथ आपने सर्विस बहुत अच्छे से करी। आप प्रेसिडेंट्स मेडल, ई गवर्नेंस अवार्ड, कई मेडल से, अवार्ड से नवाजे गए हैं जी। तो सर्विस के साथ साथ आईएएस का ड्रीम पूरा करने के बाद भी पढ़ाई का जो जज्बा लगता है आपका बना रहा। जी बिल्कुल बना रहा। जैसे आपने बोला, कभी छूटा नहीं पढ़ाई का ना। मेरे को शौक है तो मैंने एमबीए किया, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से किया, यूएसए से। डॉक्टरेट इन पब्लिक हेल्थ किया लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से। तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और उससे अच्छा है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, स्किल सेट्स अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरा मानना है कि कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ना लिखना पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, बुक के बारे में बात करेंगे। मैं पहले लेकिन ये जानना चाहता था, आपने 3 दशकों पहले इस एग्जाम को क्लियर करा है, जब मुझे लगता है रिसोर्सेज बहुत कम रहते थे जी। पहली बात, कैसे आपके माइंड में कब आया कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, जैसे हम कहते हैं व्हेन द आईएएस बग हिट यू, और कैसी रही आपकी जर्नी प्रिपेयर करने की? जी, मेरे को लग रहा है, देखो सीरियसली तो बहुत बाद में आया, पर
थोड़ा दिमाग में एक कीड़ा या एक बीज जो घुसता है, मेरे को लग रहा है कि अब मैं सोचता हूँ तो करीब 9th-10th में जब मैं था उस समय कुछ कुछ दिमाग में ये घुसा, क्योंकि हमारी एक टीचर होती थी, उनका सिलेक्शन हुआ था यूपीपीसीएस में उस समय में। ओके। तो उनको देख के फिर मैंने जाना क्या है, क्या करते हैं, क्या सिविल सर्विसेज है। फिर मैंने उस समय एक ही मैगजीन होती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, CSR कहते CSR बोलते थे, उसको सब्सक्राइब किया। तो उसमें जो टॉपर्स के बड़े कवर पे फोटो आते थे, मेरे को अभी भी याद है 85 बैच के प्रभात कुमार का फोटो देखा, रजनी मैडम का 86 वाले उसमें देखा। तो उनको देख के बहुत आप थोड़े और मोटिवेट हो जाते हो और अच्छा लगता है कि अरे हमारा भी फोटो क्या आ सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भी सर्विस में जा सकते हैं। तो वो धीरे 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 घुसा उससे। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, नॉलेज बढ़ी, थोड़ा CSR से जनरल नॉलेज बढ़ी, एक दो जनरल नॉलेज कंपटीशन में मेरे को फर्स्ट सेकंड प्राइज मिला। तो ऐसे धीरे धीरे सीढ़ियां मैं बोलूंगा एक तरह से। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन लगाओ कि नहीं नहीं मेरे को तो IAS बनना है। ऐसे होता है कि लोगों के साथ कोई एक इंसिडेंट खराब होता है या एक इंसिडेंट बहुत अच्छा होता है जो उनका लाइफ चेंज कर देता है। पर मेरा ये इंक्रीमेंटल था। फिर जब कॉलेज का मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप होती है। उस समय बहुत समय होता था, तो तब मैंने पढ़ना शुरू किया, ये जो NCERT की बुक से अपना बेस बनाना शुरू किया। और ग्रेजुएशन के इमिडिएटली बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा प्रीलिम क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बट सेकंड अटेम्प्ट फिर 94 में दिया, तो 95 में मेरा सिलेक्शन 26th रैंक में हो गया था। वंडरफुल। तो सर, जैसे आपने 3 दशकों पहले इस एग्ज़ाम को करा, आज आपके पास 30 साल का प्रशासनिक अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। इस वक्त आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हो, जैसा मैंने आपकी प्रोफाइल देखा, बहुत वाइड एक एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा अगर आप ब्रीफ में ये बताएं, ये 3 दशकों की जर्नी कैसी रही आपकी IAS के तौर पर? मेरे को तो लगता है अभी भी सपना ही देख रहे हैं। हालांकि 30 साल हो गए हैं, पर अभी भी वो दिन याद ही है जब सिलेक्शन हुआ था। अब लग रहा है कि अरे इतनी जल्दी कैसे निकल गया। तो एक तरह से बहुत ही मैं कहूँगा अच्छा सपने की तरह मैंने 30 साल जिए हैं, जिसमें बहुत जगह काम किया, बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लोगों के लिए काम किया, बहुत सेटिस्फाइंग हुआ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ, बहुत अचीवमेंट्स भी रही प्रोफेशनल फील्ड में, बहुत वाइड वैरायटी भी हुई। इसमें दोनों चीज़ें, एक तो हमारा कार्डर जो मेरे को मिला वो इतना वेरिड है। मेरा कार्डर है जिसको बोलते हैं AGMUT, एगमट। IAS में सिलेक्शन के बाद सभी को स्टेट्स बांट दिए जाते हैं जिनको कार्डर बोलते हैं। तो यूटीज के लिए और कुछ स्टेट के लिए कॉमन कार्डर है, एगमट जिसको बोलते हैं। तो अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज। तो उसमें मैं पहली पोस्टिंग मिजोरम में रही, फिर अरुणाचल में बिल्कुल बॉर्डर एरियाज में, जहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत ट्राइबल एरिया में, बॉर्डर एरिया में। फिर दिल्ली में एक अलग चैलेंज होता है, दिल्ली पोस्टिंग हुई तो दिल्ली में अलग एक अर्बन गवर्नेंस के चैलेंज होते हैं, अर्बन हेल्थ, अर्बन सर्विस डिलीवरी के चैलेंज होते हैं। तो आप अभी सबसे पहले मैं यहाँ DC साउथ दिल्ली था, उसके बाद मैं एक्साइज कमिश्नर भी था, CO जल बोर्ड था, वेट कमिश्नर दिल्ली था, ईस्ट MCD कमिश्नर था। तो बहुत ही मैं बोलूँगा विद गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी असाइनमेंट्स थी, जिनमें बहुत काम करने को मिला। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेडल भी मिला सेंसस ऑपरेशन के लिए जब मैं अरुणाचल में था। और भी बहुत चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी पुरानी जगह में आपके काम के लिए याद करता है। बिल्कुल। तो ये IAS का सबसे मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जो हम काम करते हैं लोग याद करते हैं सालों बाद, तो उससे आपको बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। IAS का जो ये 30 साल की जर्नी मैं कहूँगा कि बहुत ही सेटिस्फाइंग, बहुत ही अचीवमेंट से भी भरा हुआ, बहुत चैलेंजेस से भरा हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रहा। तो सज्जन जी, आपसे प्रिपरेशन के टिप्स हम लेंगे, लेकिन एक किताब के बारे में अगर हम आते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हालांकि UPSC कैसे क्रैक किया जाए, क्या पढ़ा जाए, इस पर कईयों ने किताब लिखी है। आपने एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच फॉलो करी। आपने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के बारे में बताया लोगों को, और जैसे मैं देखा 7 बहुत ही अलग बैकग्राउंड के बच्चे जिन्होंने अपने अपने चैलेंजेस फेस करे। तो जैसे मैंने देखा आपकी जो चॉइस ही रही कि एक व्यक्ति थे जो वो ब्लाइंड थे, वो देख नहीं सकते थे, एक बहुत अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे, और एक कुछ प्रिविलेज बैकग्राउंड से क्योंकि अमेरिका में थे, और मुझे लगता है वो भी अपने आप में चैलेंज है, आप सब कुछ बना बनाया छोड़ के आते हैं।
और एक रिस्क जोन में जा रहे हैं क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है कि आप पास बहुत कर बड़ा पाएंगे, रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है। ये स्टोरीज लिखने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? कि नॉर्मली आप देखते होंगे कि आईएएस ऑफिसर ना अपनी बायोग्राफी लिखते हैं जी 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 बिल्कुल। तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते जी हैं, तो वो अच्छी बात है, ठीक है, उन्होंने उनको अच्छा लगता है और लोगों को पता भी होना चाहिए आईएएस में जर्नी कैसे है। लेकिन मेरा ये था कि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, जो रूरल बैकग्राउंड, एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास, जी मेरे पापा आर्मी में थे, सिपाही भर्ती हुए थे, जेसीओ में रिटायर हुए थे, तो ऐसे हमारे मेरे जैसे बैकग्राउंड के आप देखोगे लाखों करोड़ों बच्चे, जी उन लाखों करोड़ों बच्चों के बहुत सारे सपने होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस की कमी बहुत बहुत बार होती है, जी नॉलेज की कमी बहुत बार होती है। हर कोई एक रोल मॉडल ढूंढता है कि Correct. कोई एक रोल मॉडल मिले कि मैं भी ऐसा ही ऐसा बनना बनना चाहता चाहता हूँ। जी जी हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपनी कहानी लिखूंगा तो बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत जी पुराना जो एग्जामिनेशन स्टाइल था, बहुत पुराना सिलेबस था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ रोल मॉडल लेके आऊं साथ में। जी जो जो हर किसी एस्पिरेंट के साथ क्लिक करे कि अरे ये बिल्कुल। मेरी जैसी स्टोरी लग रही है, राइट। ये बच्चा तो मेरे जैसे ही बैकग्राउंड में है, ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो इसलिए ये 7 बच्चे मैंने सेलेक्ट किए जो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग जी अलग स्टेट्स के हैं, जी अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा, कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई की, और वैसे भी किसी की एक मदर है बच्चे की, बड़ा ताकि उसकी जल्दी शादी हो गई थी, तो एक कोई ब्लाइंड गर्ल है। जी सो इस तरह के एक्सपीरियंस मैंने बच्चों के सामने प्रस्तुत किए। दोनों पर्पस हैं, ये किताब कोई गाइड बुक नहीं है, जी जी ये किताब बेसिकली मोटिवेशनल बुक मोटिवेशनल है। हो गया बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहें तो इसको पढ़ें, आईपीएस बनना चाहें तो पढ़ें, नहीं, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है, किसी भी जी फील्ड में जाना है, तो कैसे ये बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं थे, इन बच्चों के पास इनका बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल था, जिनके पास कोई बहुत पैसा नहीं था, कोई कोचिंग के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, जी तो कैसे ये बच्चे उन सभी बाधाओं को पार पार करके कर जी यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जो वर्ल्ड में सबसे मुश्किल मुश्किल माना पेपर जाता है है, बिल्कुल। उस एग्जाम को उन्होंने पार किया, जी आईएएस ऑफिसर बने। बने तो ये रोल मॉडल हैं हमारे, उनको प्रस्तुत करना था बिल्कुल। हमारे लाखों करोड़ों बच्चों के लिए, ताकि वो मोटिवेट हों, जी वो उनसे सीखें और अपने जो भी सपना वो देख रहे हैं उसको पूरा कर पूरा करें। तो सज्जन जी 7 बच्चों की कोई खास वजह थी अंक को चुनने की? मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा था 7 मैजिकली पावरफुल नंबर माना जाता है, कुछ सेवन तो ऐसा माइंड में? पावरफुल है ही। जी देखिए आप इंद्रधनुष देखिए, 7 उसमें रंग 7 होते आएंगे हैं बिल्कुल। जेम्स बॉन्ड का नंबर भी 7 है, 7 है 007। 007। सो मैं मानता हूँ कि ये बच्चे जो सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करके आए हैं वो वाकई में जेम्स बॉन्ड है, इतना जेम्स बॉन्ड की तरह उनमें भी चाहिए वो सब जो स्किल सेट्स हैं, वो सारा प्लानिंग का एबिलिटी है, वो सारा ताकत है जो इसमें लगाते हैं पढ़ाई में। तो इसलिए मेरे को लगा 7 एक अच्छा नंबर है बिल्कुल ये बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने 7 लोग सेलेक्ट किए। निसंदेह, जैसा मैंने स्टोरीज पढ़ी थी और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ यूपीएससी के नहीं, अब कोई भी जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और जिस तरह के वो बैकग्राउंड्स है, जिस तरह की उनके प्रॉब्लम्स रही लाइफ में पर्सनल लेवल पे, और कई तो जैसे आई थिंक सत्यम गांधी की बात हुई तो शायद अब तो फोटो लेना भूल गए थे, तो वो कहते हैं बहुत छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं वो फेस करते हैं। और मुझे याद आता है कि मैं जब कॉलेज में था तो मैंने एक ऐसे जो आईएएस बन गए थे उनकी कहानी पढ़ी थी, और वो यूपीएससी जब गए थे इंटरव्यू के लिए अपना फोटो नहीं लाए थे, और उनका इंटरव्यू तो कराया, लेकिन वो उन्होंने लिखा था कि आई न्यू माई फेट वाज सील्ड, लेकिन उन्होंने अगले साल उन्होंने फिर से उस एग्जाम को क्लियर करा, एक आईएएस बने। तो ऐसी रियल लाइफ इंस्पिरेशन मुझे लगता है वास्तव में बहुत प्रभावशाली होती है। अगर में जैसे आप कह रहे हो ना, बहुत छोटी छोटी कई बार गलतियां होती हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है बिल्कुल। तो सत्यम गांधी का क्या था, वो इतना तैयारी में अपना मशगूल था कि जिस दिन एग्जाम के लिए जाना था उस दिन उसको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड नहीं मिल रहा था, और कोई तरीका नहीं था उसको ढूंढने का। उसने खूब ढूंढा, पूरा मूड खराब हो गया, सारा कोट्स भूल गया जो ऐसे पेपर था उस दिन उसके लिए तैयारी की थी। बहुत कोशिश की कि फोन में है आधार कार्ड, फोन में है एडमिट कार्ड, तो उसको प्रिंट आउट ले लें कहीं से, पर उस दिन सब दुकानें भी बंद थी सुबह सुबह, तो किसी तरह वो एग्जाम दे पाया, लेकिन उसका वो डिरेल हो गया प्रिपरेशन ना। तो इतनी छोटी सी बात है। दूसरी बात, एक और छोटी सी बात इसमें है, लेकिन उसकी कितनी बड़ी बातें होती हैं।
वसीम की स्टोरी आपने पढ़ी हाँ जी। होगी, आपके यहीं न्यू राजेंद्र नगर में रहता जी। था वसीम, जी। और वहाँ इतने सारे एस्पिरेंट रहते हैं ना, जी। तो जिस दिन प्रीलिम्स एग्जाम था उस दिन वो ट्रांसपोर्ट बुक करना भूल गया रात में। ओह। उसको आइडिया भी नहीं था कि ट्रांसपोर्ट पहले बुक करनी बुक है। करना चाहिए। और जब सुबह तैयार होकर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकला तो ना उबर मिला, ना ओला मिला, ना मिला। टैक्सी मिली, ना उसको ऑटो मिला, कुछ भी नहीं मिला। जी। बहुत तंग हुआ, किसी बिल्कुल। तरह एग्जाम में पहुंचा, ई क्योंकि रिक्शा बहुत से से। बच्चों ने वहीं से ही जाना था, तो जी। बुकिंग्स उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये बहुत छोटी जी। बातें हैं पर इम्पैक्ट कर जाती इम्पैक्ट हैं। करती हैं। तो संजय जी, 7 छात्रों की आपने बात करी, कोई आपको सबसे फेवरेट स्टोरी इसमें से रही हो इन 7 में से? नहीं, देखिए सारी बहुत फेवरेट जी। हैं और हर कॉन्टेक्स्ट में सब अलग अलग जी। जी। हैं। तो जैसे एक इसमें पहला ही चैप्टर है, जो पहली कहानी है मिन्नू पीएम की। जी। जी। तो मिन्नू पीएम एक एग्जाम्पल है उन बच्चियों के लिए, उन बेटियों के लिए जिनकी शादी जल्दी हो जाती जल्दी है। हो जाती और ऐसी तो हमारी लाखों बेटियां बिल्कुल। हैं जो ग्रेजुएशन हुआ और शादी हो शादी हो गई। जाती है। जी। तो मिन्नू भी जैसे ही ग्रेजुएशन उसका खत्म हुआ, शादी हो गई, फिर बच्चा हो गया। उसके बाद एक सर्विस भी मिल गई, उसके फादर केरला पुलिस में कांस्टेबल जी। थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह कंपैशनेट इनको ग्राउंड पे उसको मिल जूनियर गई। क्लर्क की जी। नौकरी मिली। और ऐसी और बहुत लाखों हमारी बेटियां, महिलाएं, बहनें होंगी जिनको इस तरह की जिम्मेदारी में दब जाती हैं, जिनके सपने पे धूल चढ़ती रहती है इसी तरह की जिम्मेदारी की, कि बच्चे का, इन लॉज का, फैमिली का, हस्बैंड का काम करना है, या फिर जॉब की जो बात है, आपका पूरा दिन उसमें लग जाता है। बिल्कुल। तो उसके खुद का जो सपना था वो दब गया था। दब गया था। बिल्कुल। लेकिन उसने उस सपने को वापस जीवित किया, उसकी सारी परतें हटाई, सब जो पैकिंग हो गई थी बड़ी सारी उसको अनपैक किया, बिल्कुल। और फिर वापस तार जोड़े पढ़ाई के। क्योंकि एक बार आपकी कंटिन्यूटी छूट जाती है ना, जी। चीजें बहुत मुश्किल है वापस मुश्किल वापस पकड़ना। लानी। बिल्कुल। और वो सारे तार जोड़ के डबल ट्रिपल मेहनत करके, जॉब के साथ साथ, परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ, बच्चे से दूर रह के कई बार उसने तैयारी की और सक्सेसफुल हुई। तो ये अपने आप में एक अलग तरह की फेवरेट मेरी स्टोरी है कि ये ऐसे बच्चों के लिए, बहुत सारी बच्चियों के लिए एक प्रेरणादायक है। बिल्कुल। फिर जैसे मैंने बताया, भरत सिंह इसमें एक है। जी। भरत सिंह की स्टोरी एक अलग लेवल की है। भरत सिंह जो है एक सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ, एक आईएएस ऑफिसर का, जो बेंगलोर के साथ सर्वेंट क्वार्टर लगे रहते हैं, इसलिए टाइटल भी इस चैप्टर का वही है, जी। लीप फ्रॉम सर्वेंट क्वार्टर टू बंगलो। टू बंगलो। क्योंकि वो बच्चा सर्वेंट क्वार्टर में हुआ, लेकिन उसने इतनी बड़ी छलांग लगा दी कि आज बंगले में रहता है। बंगलों में रहते हैं। बिल्कुल। तो उसकी मदर, और इनफैक्ट मैं शेयर करना चाहूंगा कि वो हमारे ही घर में कई साल रहते थे। ओके। सो उसकी मदर हमारे ही यहाँ पे हेल्प का काम करती जी। थी, जी। जी। और उसके फादर पियोन है स्कूल में। ओके। तो उस सिचुएशन से निकल के उस बच्चे ने वो सारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो संसाधन की कमी, पैसे की कमी, छोटे से एक कमरे में रहना पूरे परिवार के साथ, उस सिचुएशन से निकल के इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियर बना, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुई नहीं हुई। अचीवमेंट पे अपनी। फिर नौकरी छोड़ी, वापस तैयारी की, बहुत साल सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली परसिस्टेंस जिसे बोलते हैं, जी। परसिवरेंस बोलते हैं, आपको लगातार लगे रहना है, लगातार अपने सपने का पीछा करना है, लगातार उसी डायरेक्शन में सोचना है, फेलियर से नहीं घबराना है। वो सब उस बच्चे में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बिल्कुल। इसीलिए आज वो सक्सेसफुली छलांग लगा के अभी एसडीएम बना हुआ है। जी। तो ये एक अलग लेवल की मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है। जी। अगर बात करें हम अंजलि शर्मा की, अंजलि शर्मा बहुत ही रोमांचक स्टोरी है, जी। बहुत ही मतलब जो मैं कहूँगा रोंगटे खड़े कर जी। देने जी। वाली जी। बिल्कुल। स्टोरी है, जिसमें कि ये बच्ची सिक्किम में रहती थी, छोटे सी अपने घर में, उसके फादर फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं, ऐसे बैकग्राउंड में थी लेकिन खुश थी। जी। फिर एक दिन उसकी क्लास 10th में कुछ बीमारी हुई और उसकी आंखें पूरी तरह चली चली गई। गई। लेकिन उस सिचुएशन से भी आगे बढ़ी बच्ची। उस सिचुएशन में जाके बस वो नहीं हुआ कि बस सिंपैथी लो या अपने राइट। डिपेंडेंट हो जाओ किसी पे, वो इंडिपेंडेंट रही। मतलब इतने अंधकार में भी उसको रोशनी दिखी, रोशनी दिखी। बिल्कुल। इतने अंधकार में उसने टारगेट अपना भूली नहीं। कि किसी ने, कभी टीचर ने उसको बोला था ये बहुत इंटेलिजेंट बच्ची एक दिन कलेक्टर बनेगी, तो वो उसके दिमाग में घूम रहा था। जी। और फिर यूट्यूब की मदद से उसने तैयारी जी। की, केवल सुन सुन के। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा क्या रोमांचक हो सकता है, बिल्कुल। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्या हो सकता है, कि डेफिनेटली आप इससे ज्यादा एडवर्सिटी बड़ी हो नहीं सकती नहीं हो जिसको उसने सकती। पार किया।
बिल्कुल। ये एक अपने आप में अलग है। तो बाकी भी 4 स्टोरी जो हैं इसी तरह की हैं, अलग अलग बैकग्राउंड की हैं, अलग अलग संदेश देती हैं, अलग अलग लोगों के लिए मोटिवेट करती हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग रोल मॉडल लेके आती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सज्जन जी वापस आते हैं प्रिपरेशन पे, तो कई तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, किसी के पास कम समय है, कोई जॉब कर रहे हैं साथ में। अगर हम शुरुआत करें कि ब्रॉडली एक बच्चा आज 21-22 साल का जो ग्रेजुएट है, वो एस्पायर करते हैं IAS ऑफिसर बनना, उसको किस तरह से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए? देखो, 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो प्रिपरेशन मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन के ख़त्म होते ही शुरू कर देनी, जी, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेवल की ही कॉम्प्लेक्सिटी है, जी। उतना ही सिलेबस है। उस समय आपकी सब नॉलेज फ्रेश होती है, जोश होता है, इनसिक्योरिटी कम होती है। राइट। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ या ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद शुरू कर देना चाहिए, पहला तो ये है। जी। दूसरा ये है कि 2-3 साल डेडिकेटेडली देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये काम भी कर रहे हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, मजबूरी होती है तो अलग बात है, जी। किसी का होता है मजबूरी है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा जी। भी कमाना है, तो उन बच्चों को तो डबल करना ही पड़ेगा कि काम भी कर रहे हैं, रात में बैठ के पढ़ भी रहे हैं। जी। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो शुरू में 2-3 साल आपको फुली डेडिकेट होके कर, सब छोड़ के, सब जॉब वगैरह छोड़ सब के, छोड़ बस के, वो जैसे बोलते हैं महाभारत में कि अर्जुन को चिड़िया का आँख ही आंख ही रहा दिख था। रही जी, थी, जी। पूरी चिड़िया भी नहीं दिख जी। रही थी, चिड़िया का सिर भी नहीं दिख रहा था। जी। तो 2-3 साल उसी तरह एकाग्रता से, उसी तरह उसमें डूब के अपने सपने में, उसी तरह आपको तैयारी करनी चाहिए। और आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, जी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना निकलना पड़ेगा। पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बस दिन में 8-9 घंटे कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं, बीच में घूमने जा रहे हैं, बीच में मूवी देखने जा रहे हैं, बीच में फ्रेंड्स से मिल रहे हैं। नहीं, फुल्ली डेडिकेटेड 13 to 14 आवर्स अ डे। सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, जी। फ्रेंड्स को छोड़ना छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा। फैमिली फंक्शंस को छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा, तो बिल्कुल। ये सारा डिस्कम्फर्ट आपको होगा ही होगा, ये आपका उसको पार करना है आपको, ये तो लिमिटेशन है आपकी। बिल्कुल। उसके बाद आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है, तब आपका सिलेक्शन होगा। इन टर्म्स ऑफ कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो वो गोल्डन जो रूल है, हमारे समय में भी था, अभी भी है, शायद आगे भी रहेगा, कि एनसीईआरटी की किताबें, जी। जो एनसीईआरटी की 10th 11th 12th की किताबें हैं, जी। उनसे ही करना चाहिए। वो बेस सब्जेक्ट आपका उसी से आना चाहिए, बेसिक लेवल पे से। बेसिक तो वही है, वही जो रहेगा। नींव है, फाउंडेशन है, वो तो वहीं से वहीं बनती से है। बनेगी। तो अगर किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, उसमें आप 11th 12th की किताब से शुरू जी। करें। जिन सब्जेक्ट में आप कमजोर थे थोड़े स्कूल में, उनमें आप 9th 10th से शुरू करें। जी। और सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ डालिए, जी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब पढ़ दीजिए एक बार। तो वो है आपका जो बेस बनाएगा बेस सबसे बनाएगा। पहले। वो हमारे समय में भी था, अभी भी वही है, सब लोग वही पढ़ते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है कोई एक एडिशनल किताब एक सब्जेक्ट पे। राइट। तो वो आप ध्यान से सेलेक्ट करें, क्योंकि आजकल बहुत चैलेंज है कि बहुत सारा लोड है इन्फॉर्मेशन का, जी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी जानकारी है। तो एक सोर्स एक सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का एक कोई अच्छी किताब, जो स्टैंडर्ड बुक। जी। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के अलावा एक कोई एक किताब। कोई किताब। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी प्लस एक कोई बुक। तो उतना ही पढ़िए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िए। सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बिल्कुल। उसको पूरा कर लें, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सिलेबस के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, जो टॉपिक सिलेबस में लिखा है वही टॉपिक पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना नहीं है कुछ। पढ़ना। तो ये फोकस स्टडी होगा, आपका सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, आपको ज़्यादा सोर्स नहीं पढ़ने हैं, केवल एनसीईआरटी की किताब प्लस एक सोर्स एक टॉपिक पे, बिल्कुल। वो पढ़ना है। और कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, तो एक तपस्या करने वाली बात है। आपको तपस्या वाली 2 बात घंटे है, जो चाहिए। हमारे ऋषि मुनि जी, करते जी। थे ना, बैठे रहते जी। थे, ध्यान लगाए रखते जी। थे, और उनको कीड़े खा रहे हैं, उनको बारिश हो रही है, उनको नहीं, ठंड हो रही है, उससे कोई उनको फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ा। पड़ता था। बिल्कुल। तो ये उसी तरह की तपस्या है, उसी से स्ट्रांग बनेंगे, उसी से सिलेक्शन होगा। जी।
तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर कि डिस्कम्फर्ट चाहिए, आप कंफर्ट जोन में रहकर नहीं, डिस्कम्फर्ट इतना भी होना चाहिए और डर भी थोड़ा होना डर भी चाहिए होना चाहिए कि मैं फेल तो नहीं हो तो जाऊंगा या मेरे को फेल नहीं होना है। जी। नहीं सर, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट क्योंकि कई साल अपनी ज़िंदगी का लगा देते हैं, कुछ ना लोग डिप्रेशन का या ऐसे किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। अगर एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट नहीं हुए उनके, कहीं नहीं पास हुए, उनके दोस्त निकल जाते हैं आगे। बहुत हाँ, बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं जो 2-3 अटेम्प्ट कर चुके हैं और उनका कुछ नहीं हुआ, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन कैंडिडेट्स को आप क्या सलाह देंगे? पहले तो ये है कि ऐसा नहीं है कि 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट के बाद सिलेक्शन नहीं होता है। जी अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, आप लगभग आसपास पहुंच पा रहे हैं कि आप मेंस क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू में रुक जा रहे हैं, या मतलब ओवरऑल मार्क्स कोई ना कोई सब्जेक्ट कई बार धोखा दे देता है, मैं जी बोलूँगा कि एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं हर बार, या एक सब्जेक्ट के एक पेपर में बहुत बार कम मार्क्स कंसिस्टेंटली आ जाते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है। जी उस समय आपको वो कमियां देखनी है कि क्या कमी रह रही है, क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या मेरा आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर ठीक है, जी जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो ठीक है, मतलब जो मॉडल आंसर्स क्या हैं, जो बच्चे पास हुए हैं रिसेंटली अच्छे मार्क्स से, उसमें उन्होंने कैसे लिखा था आंसर। आजकल तो सब इंटरनेट इंटरनेट पे अवेलेबल है, शॉप्स में भी अवेलेबल बिल्कुल है, तो उनको तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए। उनको बस अपने फेलियर्स को का वो लगाना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए। जी क्योंकि आप देखेंगे मेरी बुक में भी जो स्टोरीज हैं, जी इसमें सत्यम गांधी और लवीश का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, जी बाकी सब कैंडिडेट्स का 3 अटेम्प्ट, 4 चाहे अटेम्प्ट, attempt, 5 अटेम्प्ट में भी हुआ। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सिविल सर्विसेज आपके लिए नहीं है, आप इतना रिगरस मेहनत नहीं कर सकते, आप प्रीलिम ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं 4 जी बार में, तब आपको फिर कुछ और अल्टरनेट करियर alternate, सोचना चाहिए। बिल्कुल दूसरी बात आपने कहा डिप्रेशन इस दौरान, तो ये जर्नी जो है ना ये बहुत लंबी है, बहुत टफ है, और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल जिसको किसी स्टेज पे डिप्रेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ जो किसी स्टेज पे अपनी माँ या फ्रेंड के आगे जाके रोया नहीं हो रोया कि मेरा तो होगा ही नहीं, चाहे बिल्कुल उसको आप सत्यम गांधी को ले लीजिए जो इस बुक में है, या श्रुति शर्मा जो टॉपर थी 22 बैच की, जी उनको आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो हर कोई डिप्रेशन से गुजरा है। गुजरा है उसको डील करने के सबके देखिए अपने अपने तरीके होते हैं। जी मेरी एडवाइस तो ये है कि एक तो आपको कोई ना कोई फैमिली में या कोई एक फ्रेंड होना चाहिए जिसके सामने आप जाके बता सको, बता सके, जिससे अपना शेयर कर सको फीलिंग, दिल हल्का हो सके जिससे हाँ, बात जैसे करें। जी सत्यम गांधी था तो अपने एक बार बहुत डिप्रेशन में था, तो उसने घर पे फोन किया, पेरेंट्स से बात की, बहुत रोया, बातें हुई, लेकिन वो निकल गया उसका जी ना। दूसरा इसमें है कि थोड़ा सा समय अपने आप के लिए रखना है तैयारी में। हालांकि मैंने बोला कि 12 से 14 घंटे पढ़ने हैं, टाइम इज द एसेंस, टाइम इज द की, बिल्कुल और लेकिन फिर भी उस पूरे शेड्यूल में आपको आधा घंटा से लेके 45 मिनट्स इतना अपने लिए रखना है। बिल्कुल उसमें बेशक आप योगा करें, जॉगिंग करें, मेडिटेशन करें, कुछ अपनी हेल्थ का ध्यान देके रखना पड़ेगा। पर्सनली आपको कुछ टाइम हाँ, तो निकालना ही वो निकालना होता है। और तीसरा कोई एक और एंकर होता है लोगों का कि कोई ऐसी मोटिवेटिंग चीज, जी जैसे मिन्नू पीएम का था कि वो जब डिप्रेशन में होती थी, फेलियर का डर होता था, तो एक मूवी उसको बहुत मोटिवेटिंग लगती थी, एक मलयालम मूवी जिसमें कलेक्टर हीरो होता है और बहुत अच्छा काम करता है, जी तो उसको देख के वापस मोटिवेट हो जाती थी। तो कोई भी स्टोरी देखें, अब आपने 12th फेल मूवी देखी जी होगी, जी उसका कोई पार्ट देख लें, राइट या जो मेरी बुक है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, इसमें से कोई स्टोरी उठा के पढ़ लें, जी तो आप वापस जुड़ जाएंगे अपने सपने से कि अरे ये लोग को भी तो ऐसा हुआ था, इन लोग राइट की सिचुएशन भी तो इतनी खराब थी, खराब थी ये लोग भी तो डिप्रेशन में थे, ये लोग भी तो फेल हुए थे लेकिन बाद में तो पास हुए। पास हुए बिल्कुल तो फिर वो डिप्रेशन आपका और जो लो फीलिंग है वो निकल निकल जाएगी। जाते। तो सर 2 और सवाल आते हैं अक्सर प्रिपरेशन को लेकर। एक है कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि वो या उनके पेरेंट्स कहते हैं कि एवरेज कैंडिडेट है, इसके स्कूल कॉलेज में कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, क्या ये आईएएस बन सकता है? और दूसरा ये कि क्योंकि हम देखते हैं कि एग्जाम में गैप ज़्यादा नहीं रहता, अब मई जून में आप प्रीलिम से फ्री होते हैं, रिजल्ट आने में कुछ समय लगता है और तब तक मेंस का टाइम आ जाता है, और मेंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड है, उसके बाद थोड़ा ही समय बचता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो ये इन चीज़ों को कोई कैंडिडेट कैसे इसको नेविगेट करे, इस फेज को, जब उसके पता है कि एक साल में 3 लेवल ऑफ एग्जाम उसको पोटेंशियली पास करना है?
पहला सवाल आपका जो है ना, उसका जवाब ये है कि जो स्कूल और कॉलेज में नंबर आए, जी जो परफॉर्मेंस थी कैंडिडेट की, वो उसका पास्ट था। जी उससे आपका फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। आपने पास्ट में जो भी आपने जितना ध्यान दिया, या जो सिचुएशन रही, या जो आपका इंटरेस्ट रहा, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जी उसमें आपने जैसा परफॉर्म किया, उसको तो आप पर्दा डाल दीजिए, बिल्कुल कर्टेन डाल दीजिए, वो चीज़ पीछे छोड़ दीजिए। आगे देखना है हमें। अगर आपने अच्छी मेहनत की, अगर आपने पूरे मन से पढ़ाई की, पूरी स्ट्रेटजी से पढ़ाई की, तो ये मैटर ही नहीं करता है कि आपका ग्रेजुएशन में क्या क्या स्कोर परफॉर्मेंस थी। था। जी आपका मैटर ही नहीं करता कि स्कूल में आप कहाँ स्टैंड करते थे। इतने कितने सारे आईएएस ऑफिसर मैंने देखे हैं जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट होते थे अपने स्कूल में, बिल्कुल एवरेज होते थे कॉलेज में, जी लेकिन बाद में बने, बने। यूपीएससी क्रैक किया, सक्सेसफुल हुए। तो ये दोनों अलग अलग फेज हैं, उसको जोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जी जो बच्चों के ग्रेजुएशन में या स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं, तो वो बिल्कुल इस बात को गले से नहीं लगाएं, इस बात से अपने आप को लो कॉन्फिडेंस नहीं रखें। ये तो उस समय की बात थी, अब आगे बढ़ना है। आगे आपकी मेहनत लेके जाएगी, आपने कितनी मेहनत नेक्स्ट फेज में की है। जी जो आपने बोला कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कम गैप होता है, मेंस और रिजल्ट के बाद इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू के बाद अगले प्रीलिम में बहुत कम गैप होता है। जी तो एक तो आपको तैयारी थोड़ा पहले शुरू करनी है, अपना बेस पहले बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले केवल प्रीलिम की तैयारी की जी और फिर आराम से बैठ गए, फिर मेंस में जब हुआ, मेंस का एग्जाम रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, तब आपने मेंस की तैयारी की। नहीं, ऐसे नहीं है। तो आपको पहले से एडवांस रेडी में करना एक साल पड़ेगा। अपने आप को देना है, जिसमें आप पूरा सिलेबस तैयार करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दोनों का। एंगल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट तो आप पहले अपना प्रीलिम की तैयारी करें, मेंस को भी खत्म करें, उसके बाद प्रीलिम की तैयारी करके प्रीलिम दें तो अच्छा रहेगा। तो अभी जैसे है, अभी बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम है, मैं कहूँगा, शुरू करने का तैयारी, जो बच्चे करना चाहते हैं। अभी अभी प्रीलिम खत्म हुआ है 25 तारीख को, जी तो अभी लगभग पूरा साल है। पूरा साल है बिल्कुल। तो आप अभी से जोरदार तैयारी करिए। अगले 4 महीने आप करिए केवल प्रीलिम की तैयारी, फिर 2-3 महीने करिए मेंस की तैयारी, उसके बाद वापस लास्ट में 2-3 महीने करिए प्रीलिम्स की प्रीलिम्स फुल में फ्लेज तैयारी। राइट तो आप प्रीलिम देंगे और उसके बाद में कुछ सोचना नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये मानिए कि मेरा होगा ही होगा सिलेक्शन। तो एक आध दिन का ब्रेक लेके, बहुत ही क्योंकि प्रीशियस टाइम है, तुरंत मेंस की तैयारी शुरू कर दो। राइट तो गैप लेना ही नहीं है, बस 1 या 2 दिन आपको थोड़ा चेंज लाना है तो लाइए, उसके बाद में मेंस की तैयारी बिना समय गंवाए शुरू कर दीजिए। जी मेंस खत्म होने के बाद बिना समय गंवाए आगे पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जी अगले इंटरव्यू के एंगल से भी और अगले प्रीलिम के प्रीलिम्स के एंगल से। क्योंकि इंटरव्यू के बाद और रिजल्ट आने के बीच में बहुत बच्चों को बहुत ही कम टाइम मिलता है राइट। और उसमें वो गलतियां कर बैठते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हुआ, लाइव एग्जांपल मैं बताऊंगा। वसीम अहमद जिसकी स्टोरी बुक में है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ, राइट फिर जाके सेलिब्रेट करने लग गया कश्मीर में, बहुत सारा जश्न हुआ, बहुत लोग आए, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। अगला प्रीलिम बहुत पास में था, हाँ जी फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि अरे मैंने तो पहले अटेम्प्ट में ही देखो सब कुछ कर लिया। तो कंसंट्रेशन खराब हुई, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, गलत आंसर टिक किए, इसका रिजल्ट ये हुआ कि सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम में फेल हो गया। तो उसके बाद हालांकि थर्ड अटेम्प्ट में उसने अच्छे स्कोर किया, 7th रैंक लेके आया। लेकिन वही मैं वापस आपकी बात कहना चाहूंगा कि आपको समय नहीं बर्बाद करना है, ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है, ना अंडर कॉन्फिडेंस में रहना है। कई बार लोग सोचते हैं मेरा तो होगा ही नहीं, क्यों पढ़ना है। राइट ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। पहला मैंने प्रीलिम दिया, मेरे को लगा मेरा तो होगा ही नहीं, और मैंने बहुत समय बर्बाद किया, पढ़ाई नहीं की। तो ऐसे भी अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि मैंने तो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम कर लिया था, मेंस भी कर लिया था, तो इस बार तो कुछ भी नहीं है प्रीलिम मेरे लिए। ऐसा नहीं है, बहुत आपको 99 पे जाके सांप काटता है, आप 0 पे आ जाते हैं। 0 पे आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत सही एग्जांपल आपने दिया है कि 99 से भी आप बहुत नीचे आ सकते हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ और हम देखते हैं, क्योंकि आज जैसा हम बात कर रहे थे कि आपने तो काफ़ी डेकेड्स पहले एग्जाम को क्लियर करा जब रिसोर्सेज नहीं थे। आज के रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत से कोचिंग के ऑप्शंस हैं,
बहुत सारा मटेरियल इजीली मिल जाता है, और एक जो और आज के टाइम में वो है सोशल मीडिया, उसका इन्फ्लुएंस। तो बहुत से हम यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर उतर रहे हैं और 4 उनके सिक्योरिटी के लोग आ रहे हैं, या एक एसपी चल रहे हैं पुलिस के, और लोग एक जिस तरह से उनको सैल्यूट कर रहे हैं जी। ये इस तरह लोग एस्पायर होते हैं। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि वो सही शायद तरीका नहीं है एक चीज़ के लिए एस्पायर करने का, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर करियर का चुनाव करना और फिर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा कि उसमें खो जाना। तो आज के छात्रों के पास जो ये चैलेंज है उनके लिए आप क्या बोलेंगे? अलग से फिर मैं बोलूंगा, दोनों का अलग अलग जवाब दूंगा। एक तो रिसोर्सेज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, हमारे समय में इतने नहीं थे। 3 डेकेड पहले जी बहुत लिमिटेड गाइडेंस थी, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। आजकल आप देखेंगे तो इतनी सारी किताबें हैं, राइट इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, फिर आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मटेरियल मिल जाएगा। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ ज्ञान देने वाले लोग मैं कहूँगा बहुत सारे हैं। पहले बहुत कम होते थे। अब राजेंद्र नगर में तो आप चाय की दुकान पे जाओगे तो आपको 4 ज्ञान देने वाले मिलेंगे। आप पार्क में घूमने जाओगे तो और 3-4 लोग होंगे जो आपको ज्ञान दिखाने लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए जैसे एक तो मैंने पहले कहा, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक प्लस पर टॉपिक एक स्टैंडर्ड बुक, वो सफिशिएंट है आपके लिए। और खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, खूब मॉक टेस्ट दीजिए, मॉडल आंसर्स को देखिए कैसे देते हैं, दैट्स इट। दूसरा, ज्ञान यहाँ वहाँ से मत लीजिए। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग सेंटर में आपका मेंटोर होता है या ज्ञान देने वाली फैकल्टी होती है, या फिर एक अच्छा रिलायबल सोर्स आपका कोई सीनियर हो, कॉलेज का हो, फैमिली में सीनियर हो, किसी ने पहले किया हो, थोड़ा बहुत उनसे आप ले सकते हैं। यहाँ वहाँ से ज्ञान नहीं लेना। तो पहला तो इम्पोर्टेंट ये बात है। दूसरा, जो शो ऑफ हो रहा है ना, तो ये सब शो ऑफ बिल्कुल खोखला है जी। अगर आप केवल उससे जा रहे हैं, आपका मोटिवेशन ये है कि मेरे को तो ऐसे 4 सिक्योरिटी वाले होने चाहिए और मैं उतरूं तो लोग सलाम करने चाहिए, आप वो भूल जाइए। ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। बिल्कुल, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है अभी, ये कोई पुराना कंट्री नहीं है जो कॉलोनाइज्ड कंट्री है जी। इसमें लोगों की सेवा के लिए अगर आप आ रहे हैं तो ठीक है। अगर आप ये चकाचौंध देख के आ रहे हैं तो 2 दिन में आपका मोह भंग हो जाएगा जी। आपको लगेगा मैं कहाँ गया हूँ, मैंने तो पता नहीं क्या सोचा था। यहाँ तो रियलिटी काम करना है, यहाँ तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस रोज डील करने हैं। डेवलपमेंट के चैलेंज है, लोगों तक स्कीम्स पहुंचानी है, लोगों को बेनिफिट देने हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, पॉलिटिशियंस को डील करना है, जर्नलिस्ट से कैसे बात करनी है। तो आपके पास बहुत सारे डे टू डे चैलेंज हैं, और फैसिलिटी इतनी नहीं है जितना ये इसमें दिखाते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हर एक आईएएस अफसर के पीछे 4 सिक्योरिटी मैन घूम रहे हैं और पूरा पब्लिक घूम रही है, नहीं। अगर आप चकाचौंध के लिए आए हैं तो मत सोचिए बनने की, बिल्कुल सोचिए मत। अगर आप वाकई में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास इमेंस अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूं कि इतना किसी भी नौकरी में, किसी भी प्रोफेशन में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो लोगों की सेवा कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप 2 साल की ट्रेनिंग होती है आईएएस में आने के बाद, फिर आपकी एसडीएम पोस्टिंग होती है जी। एसडीएम में कितना बड़ा इलाका होता है जो आपको देखना है, कितने सारे रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ, इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, कितनी सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जो आप लोगों को डिलीवर करते हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, चाहे बिजली की सप्लाई हो, कितने सारे लोग आपके डिस्पोजल पे हैं जो आपके ऑर्डर पे चलते हैं। तो इतना किसके पास होता है? एक जो 25-26 साल का बच्चा जिसकी 2 साल नौकरी हुई है, कहाँ कौन से सेक्टर में उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इतने रिसोर्सेज लेके जो उसके मन में है, सेवा भाव जो उसका मिशन है, जो वो करना चाहता है, वो कर पाएगा। तो काम करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, चकाचौंध के लिए कोई जगह है नहीं आईएएस में भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि दुर्भाग्यवश बहुत से बच्चे अभी भी उन चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और वो ये नहीं देखते कि उनके लिए वो प्रोफेशन सही है या नहीं, क्योंकि फैसिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि बहुत से का सपना ही वही है कि आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। लेकिन कहीं ना कहीं करियर का चुनाव इस चीज़ से होना चाहिए कि आपके लिए वो
करियर जो है वो सूटेबल है या आपके लिए कुछ और हाँ, करियर आपको मोटिवेट करता रहे ना जो Right. चीज लगातार, जी तो आप जाएंगे कि नहीं मैं तो चकाचौंध के लिए जा रहा हूँ जी तो वहां कुछ है ही नहीं, कहीं फिर आप 2 दिन में वो हो जाएगा। करेक्ट और इस तरह का चीज लंबा मोटिवेट भी नहीं करती नहीं है। होता अगर केवल चकाचौंध के बल पे आप 2 साल रिगरस पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो आपके बिल्कुल अंदर से आएगा कि अंदर मेरे से को ये आएगा कैरियर चॉइस है, करियर तभी चॉइस होगा। तो सर एक और जो यूपीएससी पर एक अक्सर क्रिटिसिज्म भी करते हैं कुछ लोग एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम जो है क्योंकि जब आप कलेक्टर बन जाते हैं एसपी बनते हैं एक डिप्लोमेट बनते हैं जो आप एस्पायर करते हैं रियल लाइफ में सिचुएशन बहुत अलग होती है वहाँ आपने जो स्कूल या कॉलेज में बुक में पढ़ा है शायद वो काम नहीं आता आप उस टाइम क्या कर रहे हैं कैसे सही है। चैलेंज फेस कर रहे हैं तो अक्सर एक कुछ लोग ये भी क्रिटिसिज्म करते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को सही से जज नहीं कर पाता मुश्किल तो बहुत है लेकिन शायद वो स्किल्स ही नहीं टेस्ट कर पाता उस बारे में क्योंकि आपने खुद एग्जाम पास करा है और एक बहुत अच्छा करियर आपका 3 दशकों का रहा है आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं मैं ये मानता हूँ कि इससे अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस हो ही नहीं सकता। जी इससे रिगरस, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट, इससे ज्यादा फेयर कहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। पहली बात तो आज जब एक मैंने जैसे बताया कि एक डोमेस्टिक हेल्प का बच्चा जी, उठ जी। के आईएएस IAS ऑफिसर बन बन रहा है। सकता है, तो कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। बिल्कुल दूसरा, हर कोई जो सिलेक्ट होता है कम से कम 12-13 घंटे डेली पढ़ता है, 2-2, 3-3 साल। बिल्कुल तो इतना रिगरस लोगों को ही सेलेक्ट करते हैं, फ्लूक से किसी का नहीं होता है कि Correct. भाई फ्लूक से सेलेक्ट कर लिया गया। राइट तो तीसरी बात होती है स्किल सेट्स की, जो कि उनमें वो स्किल सेट है कि नहीं है। जी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या स्किल सेट चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए। राइट तो यहाँ सबसे पहले आप सी सेट देते हैं, आपका एनालिटिकल एबिलिटी एनालिटिकल देखते हैं। कवर होता है बिल्कुल मेंस में आपके जो क्वेश्चंस हैं सब आपका बहुत सारे उसमें से एनालिसिस पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा आपका शार्पनेस होनी चाहिए। अगर आप शार्प नहीं है तो आप कहाँ प्रीलिम के क्वेश्चन कर पाएंगे। करेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आप इंटेलिजेंट और शार्प नहीं है तो नहीं कर सकते। तीसरा हार्ड वर्क चाहिए। तो हार्ड वर्क के बिना तो आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। अगर आप 12-13 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं लगातार तो आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। चौथा, आपको अच्छा एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बिल्कुल तो आपका एक्सप्रेशन पूरा ऐसे राइटिंग में देखा जाता है, जी आपका एक्सप्रेशन इंटरव्यू में देखा इंटरव्यू में जाता होता है, है बिल्कुल तो वो भी आना चाहिए। उसके बाद में और जो चीजें हैं, ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो इतना सारा ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो मेरे को लगता है कि स्किल सेट सारे इस 3 स्टेज का जो रिगरस एग्जाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्किल सेट चाहिए, जो बेसिक स्किल सेट है, जी वो उसमें यूपीएससी ढूंढ लेता है ढूंढ लेते हैं कैंडिडेट्स को। बिल्कुल फिर उनको शार्पन करने की बात है, उनको एनरिच करने की बात है। तो फिर सारी एकेडमीज हैं अलग अलग। बिल्कुल हमारी आईएएस की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जी है, पुलिस की सरदार पटेल सरदार एकेडमी पटेल है वहाँ पे हैदराबाद में, रेवेन्यू की अपनी अलग एकेडमी है, फॉरेन सर्विस फॉरेन की अपनी सर्विसेज की अलग अपनी है एकेडमी है। बिल्कुल तो उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए, वो वो आपको फिर से आपको उन करेक्ट एकेडमीज में 2-2 साल ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल तो वो सारा उसमें मिल जाता है। और फिर 2 साल की ट्रेनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का फेज है। जी जो 1 साल होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, 2 में से 1 साल एकेडमिक ट्रेनिंग, 1 साल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में तो आप लाइव मतलब प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। राइट जब कलेक्टर के साथ आप अटैच रहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में अटैच हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए कोई इंडिपेंडेंट चार्ज आपको मिलता है जी कि कोई एसडीएम छुट्टी पे गया तो 1 महीने आप एसडीएम बन गए, तहसीलदार छुट्टी पे गए हैं तो 1 महीना या 15 दिन आप तहसीलदार बन गए, बीडीओ अवेलेबल नहीं है तो 15-20 दिन बीडीओ का चार्ज देख लिया। तो सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज आप देख लेते हैं और एक और प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको प्रैक्टिकल वहाँ पे एक्सपोजर हो मिलता जाता है। उसके बाद में आजकल एक नया गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया है कि लास्ट जो फेज होता है 8 वीक के लिए जी भारत सरकार की मिनिस्ट्री से अटैच करते हैं। जी तो भारत सरकार कैसे काम करती है, तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल जो ये प्रोसीजर है और प्रोसेस है यूपीएससी का सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग, जी इससे बहुत आपको सही लोग सेलेक्ट होते हैं और सही उनके स्किल सेट डेवलप किए जाते हैं। तो सर एक एग्ज़ाम की जब हम बात कर रहे थे एक एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस नहीं करा इंटरव्यू का, क्योंकि हम ये भी देखते हैं बहुत से बच्चे प्रीलिम्स मेंस निकाल लेते हैं और इंटरव्यू के स्टेज पर कुछ मार्क्स से वो रह जाते हैं। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या खासियत कैंडिडेट में होनी चाहिए? देखो पहली बात तो सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के नंबर पे नहीं होता। जी सिलेक्शन में आपको मेंस के भी सारे मार्क्स राइट जुड़ते हैं। आपके लैंग्वेज पेपर छोड़ दीजिए,
जो इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, बाकी सारे पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं। जी। तो पहला तो ये है कि अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इंटरव्यू में थोड़े कम भी हैं, तो कोई बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी बात है, बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है इंटरव्यू जो है वो नॉलेज का टेस्ट है। नहीं, इंटरव्यू तो पर्सनैलिटी का टेस्ट है। पर्सनैलिटी का टेस्ट, उसको यूपीएससी बोलता ही पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू तो हम आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, राइट। सो इट इज़ ए पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसमें आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप फ्रेंकली बोल सकते हैं कि मेरे को नहीं आता है। चाहे आपको 10 सवाल भी नहीं आते हैं और आपने ऑनेस्टली फ्रेंकली बोल दिया कि मेरे को नहीं आता है, तो कोई उसका नेगेटिव नहीं होता है। जी। तीसरी बात है इसमें, जो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है DAF। DAF इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो हर कैंडिडेट एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, यूपीएससी को देता है। उसमें बहुत सारी अपने बारे में जानकारी देता है होती है, राइट। कि उन्होंने क्या पढ़ाई की, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, क्या नौकरी अगर की है तो क्या किया, हॉबीज क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं। तो उसके अराउंड मैक्सिमम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। जी। तो अपने डीएफ को बहुत अच्छे से तैयार करना है। डीएफ में आपको एक एक देखना है कि मैंने क्या किया। मान लीजिए कि आपका क्रिकेट एक आपका हॉबी है, क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट के बारे में पूरा जाने, क्या हुआ है रिसेंटली क्रिकेट पे, फिर उससे फिर और क्या आंसर से क्या और सवाल निकल सकते हैं। तो एक तो डीएएफ बहुत की है जो मेरे को इन बच्चों ने बताया कि वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, जिसमें क्योंकि ज्यादातर सवाल जो हैं कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से लिंक्ड है, इंटरव्यू में भी और प्रीलिम मेंस में भी। चाहे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, फिर भी हिस्ट्री का भी क्वेश्चन होगा तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा करेंटली उस बारे में, तो ऐसा हो सकता है। राइट। तीसरा होता है थोड़ी प्रैक्टिस करें, मॉक इंटरव्यू जो है ना, क्योंकि बच्चों में होता है, मेरे में भी नहीं था कॉन्फिडेंस कि इतना बड़ा बोर्ड है, बोर्ड के सामने आपको कैसे बोलेंगे। तो आजकल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये हैं मॉक इंटरव्यूज की ना, जो कि कई जगह फ्री में भी मॉक इंटरव्यू तो सारे ही फ्री में होते हैं। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं, कोचिंग सेंटर्स कराते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक मिलेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और हमेशा ये सोचना चाहिए, जैसे इसमें एग्जांपल है मिन्नू पीएम का मैं दूंगा जी। तो मिन्नू पीएम जब इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो उन्होंने अपने एक सीनियर से पूछा कि मैं क्या करूं, कोई टिप्स दो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो पुलिस हेडक्वार्टर में काम करती थी, तो आईपीएस ऑफिसर थे जिनसे वो बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम सोच लेना कि मैं ही बैठा हुआ हूँ सामने इंटरव्यू लेने के लिए। तो जैसे मेरे से तुम डे टू डे बात करती हो सहज होके, वैसे ही बात करनी है। तो आपको वही सोचना, आपको ये इमेजिन कर लीजिए, मैं ये मानता हूँ, आप सामने सोचें कि आपका कोई टीचर बैठा है या आपके कोई एल्डर ब्रदर बैठा है या कोई और सीनियर लोग हैं जिनसे आप बहुत घबराते नहीं हैं, जिनसे आप सहज बात करते हैं डे टू डे। तो उनसे आप बात करें, सहज रहें, अच्छे से जवाब दें। नहीं आता है तो बोल दें नहीं आता है, बस सिंपल है। बिल्कुल। सज्जन जी, मेरा आखिरी सवाल है। हाँ जी। लाखों कैंडिडेट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एग्जाम देते हैं, बहुत कम ही निकल पाते हैं, आईएएस बन पाते हैं, अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। तो एक कड़वी सच्चाई है कि बहुत से लाखों छात्र छात्राएं हैं जो एग्जाम को नहीं पास कर पाते। बिल्कुल। उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, जो बच्चों का नहीं हो पाता है पूरी कोशिश के बाद भी, पहले तो पूरी कोशिश करिए, छोड़िए मत, लगे रहिए, पूरा दम लगा के कोशिश करिए तो होगा। नहीं भी होता है तो ये एग्जाम बहुत कुछ सिखाता है आपको, इन टर्म्स ऑफ एक बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी गेन करते हैं। आपका प्रीलिम्स सिलेक्शन होता है तो आप 10 लाख लोगों में से 25,000 में आ जाते हैं। प्रीलिम क्लियर होते ही, मेंस क्लियर होते ही आप 10 लाख लोगों में से 2,500 में आ जाते हैं या 3,000 में आ जाते हैं। तो वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपको देता है। तीसरा, ये बहुत सारी स्किल सेट देता है, पेशेंस रखनी है, हार्ड वर्क करना है। तो इन सारी स्किल सेट से अगर आप इसमें क्रैक नहीं भी कर पाए तो भी लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया करेंगे। तो ये भी है कि बहुत बच्चे, जरूरी नहीं है कि सिविल्स में नहीं होता है, लेकिन और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। अगर आप देखेंगे, स्टेट पीसीएस है, बैंक पीओ है, सीएपीएफ में है, आरबीआई में है, नाबार्ड में है, या और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ग्रुप बी एग्जाम्स होते हैं उसमें है। तो उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी खुलती हैं।
लेकिन अगर आपको उनमें नहीं जाना है तब भी आप इतना कुछ सीख जाते हैं, इतना कुछ मैच्योर हो जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाएंगे या अपना खुद का भी कुछ काम करेंगे जी। तो भी आप बहुत आगे तक जाएंगे। जी। सो इट इज नॉट अ टाइम लॉस्ट, इट इज नॉट समथिंग जो कि आपने व्यर्थ गंवा दिया है। जी। आपने उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा है, Right. बहुत सारा ज्ञान लिया है, बहुत सारी स्किल्स ली हैं, बहुत सारी अच्छी आदतें ली हैं जो आपको हर फील्ड में काम आएंगी। बिल्कुल। तो एक रास्ता यदि बंद भी हुआ तो कोई ना कोई रास्ता आपके बहुत लिए सारे खुल जरूर जाते हैं। खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सज्जन जी, बहुत पॉजिटिव नोट के साथ हम इस पॉडकास्ट जी। को एंड कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा, स्केलिंग बाउंड यूपीएससी ये किताब ना सिर्फ यूपीएससी एस्पायरेंट को, कि जो भी व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर है उसको पढ़नी चाहिए। 7 ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज रियल लाइफ कैंडिडेट्स की, यदि वो आपको कुछ करने के इंस्पायर नहीं कर पाएंगी तो शायद कुछ नहीं कर पाएगा। सज्जन जी, आपने किताबी बातों के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक।